दोस्तों, मैं हूं रोहिताश कुमार विक्की, लाइफ कोच एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत के बारे में। तो दोस्तों, जिससे पहले कि हम आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया को समझें, हमें कुछ बातों को जान लेना ज़रूरी है। पहली बात ये कि जो हमारे देश का संविधान है ना, वो सब कानूनों के ऊपर है। मतलब वो सर्वोच्च कानून है। हमारे देश का संविधान एक सर्वोच्च कानून है। हमारे संविधान में भारत के नागरिकों के जो अधिकार हैं, वो कर्तव्य हैं, उनको प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा सरकार किस तरह से चलेगी, किस तरह से संविधान में संशोधन होंगे और चुनाव कैसे होंगे, तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे भारत के संविधान में दी गई हैं। तो सबसे पहले तो भारत के संविधान को जानना जरूरी है। दूसरी बात ये है, आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित 3 बहुत ज़रूरी किताबें हैं। पहली किताब है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता, जिसको इंडियन पेनल कोड बोलते हैं, IPC। इसमें 511 धाराएं हैं। इसमें ये बताया कि कौन सी धारा के तहत कौन सा अपराध बनता है और उसकी क्या सज़ा है। तो इसमें मानव शरीर पर होने वाले अपराध हैं, राज्य के विरुद्ध अपराध हैं, इलेक्शन से संबंधित अपराध हैं, बाट माप से संबंधित होने वाले अपराध हैं, इस तरह से महिलाओं से संबंधी अपराध हैं। तो तमाम अपराध, धन संबंधी अपराध हैं, तमाम अपराधों के बारे में इसमें बताया है कि किस अपराध के लिए कौन सी धारा लगेगी और उसके लिए कितनी सज़ा का प्रावधान है। ये बताया भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत, IPC जिसको बोलते हैं। दूसरी बात एक है दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जैसा कि नाम से पता है, इसमें ये बताया है कि पुलिस कैसे रिपोर्ट दर्ज करेगी, अदालत कैसे कार्रवाई करेगी। इसमें यानी पुलिस की और अदालत की कार्रवाई के बारे में बताया है। इसमें आरोप पत्र पेश करना है, जो अदालत हैं उनका कौन सा क्षेत्र होगा, अदालतों का कार्य क्षेत्र है, पुलिस की कार्य प्रणाली है, और किस तरह से जमानत होगी, किस तरह से अपील होगी, किस तरह से जजमेंट दिया जाएगा। ये जो तमाम बातें हैं वो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बताई गई हैं। तो आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया को जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हम भारतीय दंड संहिता यानी IPC और आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC, इन दोनों किताबों के बारे में हम जानकारी रखें। एक और बहुत महत्वपूर्ण बुक है, उसका नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें यह बताया गया है कि किसी भी मामले में गवाही कैसे दी जाएगी, गवाह सबूत क्या होते हैं, गवाही के कौन कौन से चरण होते हैं, किस तरह से गवाही ली जाती है, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होता है, तमाम बातें इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है। तो दोस्तों, आपने समझा कि हमारे जो भारत का संविधान है वो सब कानूनों के ऊपर सर्वोच्च कानून है। और उसके बाद जो आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया को समझने के लिए 3 किताबें बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इनके आधार पर ही पूरा जो आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया का जो मामला है वो इन किताबों के इर्द गिर्द ही घूमता है। इसके अलावा तमाम विशेष कानून भी हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन इन तीनों किताबों के बिना तो कोई काम चलना नहीं है। तो चलिए हम बात शुरुआत करते हैं किसी भी आपराधिक मामले की शुरुआत के बारे में। तो आमतौर पे आपराधिक मामले की जो शुरुआत है वो 2 तरह से की जाती है। एक तो पुलिस में FIR दर्ज करा के, और दूसरा कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल करके। चूँकि अदालत का जो मैटर है उसमें काफ़ी वक्त लगता है, इसलिए सभी लोग ज़्यादातर जो पुलिस की शरण लेते हैं और FIR दर्ज कराते हैं। हाँ, पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है तो फिर कंप्लेंट केस का भी सहारा लेते हैं। लेकिन जो कानून की किताबें हैं उनमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नागरिक जो है चाहे कंप्लेंट केस दर्ज कराएं, चाहे FIR दर्ज कराएं, उनके लिए दोनों विकल्प खुले हुए हैं। तो मैं बात करता हूँ FIR के बारे में।
लेकिन एफआईआर के बारे में समझने से पहले भी हमें ये समझना पड़ेगा कि अपराध कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों, अपराध होते हैं दो तरह के, एक होते हैं संज्ञेय अपराध और एक होते हैं गैर संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध जैसा कि नाम से ही मालूम है, संज्ञेय अपराध का मतलब है जो संगीन मामले और जो बड़े मामले होते हैं, वो डकैती का मामला हो सकता है, वो मर्डर का मामला हो सकता है, वो रेप का मामला हो सकता है, वो लूट का मामला हो सकता है, ऐसे बड़े मामले और जिनमें बड़ी सज़ा का प्रावधान है, तो वो संगीन मामले हैं। ऐसे संगीन मामलों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि पुलिस जब तक वारंट लेगी तब तक तो मुजरिम अपना काम करके निकल जाएंगे। इसलिए पुलिस को ऐसे मामलों में बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार है। अब आते हैं दूसरे तरह के मामले, गैर संज्ञेय मामले। गैर संज्ञेय मामले वो छोटे तरह के होते हैं, उनमें छोटी सज़ा का प्रावधान होता है, जैसे गाली गलौज करना है, मारपीट करना है, किसी की बेइज्जती करना है, मानहानि करना है। देखिए, तो ये छोटे तरह के मामले हैं, ठीक है। रेप का मैटर तो वो उसमें बड़े में आता है, ठीक है, वो संज्ञेय अपराध में आता है। यहाँ मेरा मतलब है डिफेमेशन से, तो चाहे गाली गलौज का मसला हो, चाहे मारपीट का मसला हो, चाहे किसी की मानहानि करने का मसला हो, ये छोटे मैटर में आते हैं। ऐसे मैटर में गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस को वारंट की ज़रूरत होती है। ऐसे मामलों में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती। ओके, तो दोस्तों, जितने बार संगीन मामले हैं उन सब में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराए जाने का प्रावधान है। तो एफआईआर कौन दर्ज करा सकता है? भाई, जिसके साथ कोई घटना घटी है वो करा सकता है, या जिसको उस घटना की जानकारी है वो करा सकता है। कोई चश्मुद्दीन गवाह है वो भी करा सकता है, और इवन देन जो पुलिस है ना, पुलिस भी करा सकती है एफआईआर। देखिए, तो एफआईआर में क्या चीज़ें होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज कराने में क्या चीज़ें दर्ज कराई जानी चाहिए। देखो, जिस व्यक्ति के साथ घटना घटित होती है वो बड़ा घबराया हुआ होता है, बड़ा परेशान होता है, उसका मानसिक स्थिति सही नहीं होती, इसलिए इन बातों को जान लेना ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी बातें हैं उसमें जो पीड़ित व्यक्ति है उसका नाम पता, और घटना कब हुई, वो तारीख, कोई टाइम, जो भी टाइम अंदाजन लगभग, ओके, तो कब हुई, कहाँ हुई, क्या घटना घटी, ओके, और अगर वो चोट आई है तो कहाँ कहाँ चोट के निशान हैं, ओके, अगर वो माल वगैरह गया है तो वो क्या सामान गया है, तो ये सारा विवरण उसमें आना चाहिए। तो जैसे घटना घटी है वैसे ही सिलसिलेवार उसको बता दें, उसका कोई निर्धारित प्रारूप तो होता नहीं है। आपको बस अपना नाम और पूरा पता बताना है, और बताना है कि भाई तारीख इतने की बात है, मैं वहाँ से जा रहा था, या ये घटना ये हुई, इतने बजे की लगभग की बात है। तो मतलब उसमें सारे तथ्य आ जाने चाहिए, घटना कब हुई और कहाँ हुई और किस तारीख को हुई, किस समय हुई, किसके साथ हुई, किसने की। आप उनके नाम जानते हो तो उनके नाम और पते आ जाने चाहिए, अगर नहीं जानते हो तो उनके हुलिया बता दिया जाना चाहिए और लिख दिया जाना चाहिए कि मैं उनको पहचान सकता हूँ या पहचान सकती हूँ। इसके अलावा जो चोट वगैरह आई है तो चोट का विवरण आ जाना चाहिए, और जो माल वगैरह अगर गया है तो माल वगैरह का विवरण आ जाना चाहिए, और कुछ गवाह हैं घटना के तो उन गवाहों के नाम पते उसमें आ जाने चाहिए, नाम, पिताजी का नाम और उनका पूरा पता आ जाना चाहिए। तो ये एक एफआईआर को लिखने का एक तरीका है, मतलब एक आपको सिलसिलेवार लिखना है, जो भी घटना हुई जैसे हुई, ठीक। घटना के मूल में कोई रंजिश वगैरह तो उसका भी आप संदर्भ दे सकते हो, ओके। तो ये एफआईआर लिखने का एक तरीका हुआ, ओके। ये एक सादा पेपर पे एसएचओ के नाम दी जाती है। अगर कुछ लोग क्या करते हैं, एक तहरीर लिख के दे देते हैं, एक प्रार्थना पत्र लिख के दे देते हैं, वो समझते हैं कि वो एफआईआर उन्होंने दे दी, एफआईआर उनकी हो गई। मेरे भाई, वो एफआईआर नहीं, वो तहरीर है, वो एक प्रार्थना पत्र है एफआईआर के लिए। एफआईआर जब मानी जाएगी जब वो रजिस्टर में चढ़ जाएगी, जब वो कंप्यूटर पर चढ़ जाएगी तब वो एफआईआर मानी जाएगी। तो एफआईआर दोस्तों वो लिखित भी हो सकती है, वो मौखिक भी हो सकती है। भाई, आप अनपढ़ हो या आप पे लिखना नहीं आता है तो आप पुलिस अधिकारी को बताते जाएंगे, घटना को सिलसिलेवार अपना नाम पता बताएंगे, फिर जो भी घटना घटी उसको सिलसिलेवार बताएंगे, और वो पुलिस अधिकारी उनको नोट करेंगे, जो संबंधित मुंशी वगैरह होते हैं वो नोट करेंगे और आपसे उसके हस्ताक्षर करा लेंगे। लेकिन आप जो रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं उसको एक बार उनके मुंह से सुन लीजिए, क्योंकि आप जो बताना चाहते हो वही बातें लिखी हैं या नहीं लिखी हैं। अगर वह बातें नहीं लिखी हैं तो आप उस पर साइन करने से या अंगूठा निशानी लगाने से मना कर सकते हैं।
तो ये एफआईआर के बारे में। दोस्तों, एफआईआर किसी भी केस की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है और एफआईआर को आधार मान के ही पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस जो जांच है, वो एफआईआर को आधार बना के ही करती है। तो एफआईआर में सारे तथ्य आ जाने चाहिए। अगर चोट वगैरह लगी है तो फिर डॉक्टरी मायना कराया जाता है आमतौर पे, ओके। और पुलिस एक मजरूबी चिट्ठी, एक मेडिकल जांच के लिए चिट्ठी लिखती है और उनको घायलों को लेके जाती है। अगर व्यक्ति मर गया है तो उसमें पोस्टमार्टम कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो जब भी अगर कोई चोट वगैरह आई है तो एफआईआर के साथ साथ डॉक्टरी परीक्षण वगैरह भी करवाएं। तो डॉक्टरी परीक्षण कैसे कराया जाता है या पोस्टमार्टम वगैरह कैसे होता है, इनकी क्या प्रोसीजर होते हैं, इनके बारे में हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एफआईआर के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि एफआईआर इस सिलसिलेवार उसमें घटना का विवरण होना चाहिए और समय, जो भी समय है उसका लगभग, कुछ समय निश्चित नहीं मालूम है तो लगभग टाइम बताया जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि घटना रात को घटती है तो उसमें लिख दिया जाना चाहिए कि इस तारीख और इस तारीख के बीच की रात की घटना है। दूसरी बात है कि अगर वो कोई भी आंकड़े उसमें दिए जाएं, जैसे मान लीजिए उसमें 8 नंबर लिखा गया तो 8 के पहले एक 0 लगा दिया जाना चाहिए। कहीं उसको 8 को 18 नकल लें या 9 को 19 नकल लें या 1 को 11 नकल लें, ओके। तो उनको 0 लगा के जो संख्या लिखी जानी चाहिए तो उसमें कोई फेरबदल की गुंजाइश न रहे, ये लिखा जाना चाहिए। और अगर एफआईआर को दूसरे पेज का यूज किया जाना है तो वो उसके पेज के पीछे ही लिख दी जानी चाहिए। एफआईआर जो हाथ से लिखी जा रही है, जो तहरीर लिख के दी जा रही है, वो उस तहरीर के पीछे ही हाथ से लिख दिया जाना चाहिए। और हर पेज पे जो एप्लीकेंट है उसके साइन होने चाहिए, ठीक है, ताकि उनमें कोई फेरबदल न कर सकें। अगर वो अर्जी टाइप करके दी हुई है तो मान लीजिए 2 पेज की है तो पहले पेज को मान लो टाइप करवा के लोग बदल सकते हैं, इसलिए पहले पेज पे भी साइन होने चाहिए और दूसरे पेज पे भी साइन होने चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं, इन बातों का एफआईआर के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए। एफआईआर से ही हमारे किसी भी आपराधिक मामले की जो है शुरुआत होती है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज न करे तो आपको उस अर्जी को लेके एक तहरीर बनानी है, आपको अपने ज़िले के एसएसपी के पास उसको रजिस्टर डाक से भेजना है। आप खुद भी कप्तान से मिल सकते हो। तो पुलिस अधिकारी जो एसएसपी है या जो दहली वगैरह के क्षेत्र हैं वहाँ, ओके, डीसीपी होता है वहाँ। जो हरियाणा है या दहली वगैरह है वहाँ डीसीपी होता है, ओके। तो वहाँ डीसीपी को दे सकते हैं या यूपी वगैरह में एसएसपी होते हैं, ठीक है। केवल पदनाम का अंतर है, ठीक है, दर्जा वही है। तो आप उनको वो अर्जी भेज सकते हैं, ठीक है। तो वो संबंधित अधिकारी पर जांच कराएंगे, वो उस तहरीर पर जांच कराएंगे और यहाँ तक आपका मामला सुलझ जाएगा। वो मामला नहीं सुलझता है तो उसके लिए फिर किस तरह से एफआईआर दर्ज कोर्ट के माध्यम से कराई जाती है उसको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो फिलहाल मैं बात कर रहा था एफआईआर के बारे में। इसी तरह से दोस्तों, कई बार चलती ट्रेन में कोई घटना घट जाती है तो उसमें कैसे एफआईआर दर्ज कराएं। अगर आप रेल में यात्रा कर रहे हैं और आपके साथ कोई घटना घट जाती है तो आप गार्ड को या जो टीटीई है उसको या जीआरपी स्क्वाड वगैरह उसको, उन पर एक निर्धारित प्रारूप होता है एफआईआर का, उसमें आप शिकायत को लिख के दे सकते हैं और अगले स्टेशन पर वो आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी। तो जो ट्रेन वगैरह में घटनाएं घटती हैं, कई बार लूट की घटनाएं घट जाती है, जेब कटी की, जहर खुरानी की, इस तरह की कुछ घटनाएं, तो जीआरपी से या फिर आप टीटी से या आप जो गार्ड है उससे कांटेक्ट करके आप अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको जो एफआईआर होती है, एफआईआर दर्ज कराने का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। कुछ लोगों के दिमाग में ये भ्रांति है, ओके। तो वो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि एफआईआर दर्ज कराने का पैसा लिया जाता है। दूसरी बात है कि एफआईआर जब हो जाती है तो आपको उसकी एक कॉपी निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार है। ये आपका अधिकार है कि आप उसकी एक कॉपी प्राप्त कर लो। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। तो पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, ऐसे मामले में रिपोर्ट कैसे दर्ज कराएं कोर्ट के थ्रू, इसमें मैं अगले वीडियो में चर्चा चलाऊंगा। लेकिन हाँ, एक बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप प्रार्थना पत्र दें
रिपोर्ट दर्ज हो गई तो ठीक, नहीं है तो एक पुलिस कप्तान को यानी एसएसपी को एक अर्जी डाक से ज़रूर भेज दें, या और संबंधित एनएचआरसी को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वगैरह को, या सीनियर अधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक से ज़रूर भेज दें, क्योंकि वो आपका मदद करेंगी अगर पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है तो कोर्ट से रिपोर्ट दर्ज कराने में। दूसरी बात यह है कि जो आपके गवाह हैं उनसे एफिडेविट बनवा लें, ये भी आपको मददगार साबित होंगे अगर पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है तब के लिए। इसी तरह से आपके चोटें लगी हैं तो आप उनका डॉक्टरी परीक्षण करा लें, और ये डॉक्टरी परीक्षण आप फीस दे के भी आप करा सकते हो, ठीक है। सरकारी अस्पताल में आप फीस दे के, निजी शुल्क दे के भी आप करा सकते हो, तो इसका भी आप ध्यान रखिए। ये तीनों चारों बातें इतनी मजबूत बातें हैं तो बाद में आपका जो केस को आप कोर्ट में ले जा सकते हो। ओके, सो थैंक्स अलॉट। तो मैंने आपसे बात की एफआईआर दर्ज कराने के बारे में, एफआईआर कैसे दर्ज कराते हैं, ओके, और किन बातों का ध्यान रखा जाना ज़रूरी है एफआईआर के मामले में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे अवश्य अवगत कराएं, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स अलॉट।